डिस्प्लेसमेंट दिया इसको, तो वह विस्थापन यहाँ दिया था और धीमे-धीमे वो यहाँ पहुँच गया। तो एग्ज़ाम्पल ऐसे आपने किया होगा कि अगर कहीं रस्सी बंधी हुई है और उसमें इस तरह से एक झटका मारते हैं, तो उसमें एक लूप बनता है और वह लूप अंत तक जाता है, अंत तक लूप हो जाएगा। तरंगें संसार की कोई भी हैं, मात्र 2 तरीके से चलेंगी। या तो सर सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ेगी तरंग, या फिर वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ेगी। तीसरा कोई तरीका है ही नहीं तरंग को रिप्रेजेंट करने का। पूर्ण दोलन के दौरान वह कितना आयाम कवर करता है, तो वह 2 आयाम कवर कर लेता है। देखो यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक तो ये वाला आयाम उसने कवर किया होगा और एक यहाँ से नीचे तक ये वाला आयाम कवर किया होगा। तो ए ये और ए ये मतलब 2a ये क्वेश्चन पूछता है। मतलब 1 सेकंड के दौरान कोई तरंग जितने पूर्ण दोलन कर लेगी, उनकी संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज की हमने 5 यूनिट पूरी तरह से कवर कर दी हैं। इससे पहले वाली जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे, वो यूनिट नंबर 5 थी, जिसका नाम था गति, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में समझ लिया है। आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वेव, तरंग। वेव क्या होती है और तरंग से संबंधित कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को हम डिटेल में इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ये जो यूनिट है, ये यूनिट 4 लेक्चर में ख़त्म होगी। 4 लेक्चर इसके आएंगे बैक टू बैक और उन 4 लेक्चर्स में यूनिट नंबर 6 पूरी तरह से हम कवर कर देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ स्टडी पॉइंट्स लिख रखे हैं। इस यूनिट के अंतर्गत हम कौन से स्टडी पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर ये जो आज भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज ये 55वां लेक्चर है। इससे पहले 54 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने शुरुआत की वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि मैंने भौतिक विज्ञान को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है। यदि आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो और चाहते हो कि हर एक टॉपिक आपका इतना मजबूत हो जाए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपका उत्तर सही होना चाहिए, ऐसी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने जितना भी अभी तक भौतिक विज्ञान पढ़ाया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सर इस यूनिट में हम कौन से स्टडी पॉइंट पहले पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम सभी स्टडी पॉइंट को देख लेते हैं कि इस यूनिट में कौन से स्टडी पॉइंट हैं। उसके बाद हम वन बाय वन करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और हमने पहले बता दिया है कि ये जो यूनिट है वह 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी। तो आज इस यूनिट का ये पहला लेक्चर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिखा है तरंग। वेव आखिरकार क्या होती है, तरंग क्या होती है, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि तरंग होती क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, इसका क्या नेचर होता है, इसमें किस तरह से ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिरकार ये तरंग क्या होती है। अगला पॉइंट है तरंग से संबंधित शब्दावली। जैसे अगर आपने देखा होगा कि पानी में किसी पत्थर को मारते हैं, पानी में अगर किसी पत्थर को हम डाल देंगे तो उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। जो लहरों का पैटर्न होता है, उसी पैटर्न की होती हैं तरंगें। तो हम यहाँ समझेंगे कि सर तरंगों की शब्दावली, जब हम तरंग आपको दिखाएंगे कि इस तरह से तरंग बनाई जाती है पेज के ऊपर, जो पेज होता है वहाँ पर हम किस तरह से तरंग को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वहाँ से कुछ शब्दावली आएगी। जैसे आवर्तकाल क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है और फिर आयाम क्या होता है। तो हम अगर शब्दावली की बात करें तो यहाँ से शब्दावली निकल के आएगी आयाम। आयाम क्या होता है, आयाम। उसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहीं पे पढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा। और अगर यहाँ पर एक और शब्द होता है आवर्तकाल, वो हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं आवर्तकाल। हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे इन 4 शब्दों को, क्योंकि ये तरंग से संबंधित शब्द हैं। तो कुछ शब्दावली को हम समझ लेंगे। फिर यहीं पर एक फॉर्मूला हम बता देंगे कि तरंग की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला हमारा पॉइंट है तरंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव। बहुत प्रकार की तरंगें होती हैं। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बताएं तो 2 तरह की होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। अगर हम बात करें सर चलने के आधार पर, तो चलने के आधार पर भी 2 तरह की होती हैं,
देखा होगा यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव और अयांत्रिक तरंग नॉन मैकेनिकल वेव। फिर आपने ध्वनि तरंगों में पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी के आधार पर तीन तरह की होती है, श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। तो वो भी हम डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद देखा होगा कि रेडियो तरंग क्या होती हैं, माइक्रोवेव क्या होती हैं, यूवी किरण क्या है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं, दृश्य प्रकाश क्या होता है। तो बहुत सारे रडार वगैरह यहाँ डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ से तरंग के टाइप के अंतर्गत आएगा और विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, बहुत ही डिटेल में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। चौथा पॉइंट है सर ध्वनि तरंग साउंड वेव। सबसे ज़्यादा जो हमारे सवाल बनते हैं तरंग यूनिट से वो इस साउंड वेव से ही बनते हैं। ध्वनि तरंग से संबंधित बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ध्वनि तरंग से संबंधित जितना भी जानकारी है वह सब जानकारी हम इन पॉइंट्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि सर ध्वनि तरंग है क्या। देखा होगा कि ध्वनि तरंग एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब वह ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है और कैसे उसका प्रभाव हमारे कान पर पड़ता है, कितने समय तक पड़ता है और ध्वनि से संबंधित क्या क्या उपकरण होते हैं, बहुत ही डिटेल में इस वाले हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगला है ध्वनि तरंग के गुण। तो गुण सुने हुए बहुत सारे गुण होते हैं ध्वनि तरंग के। जैसे कि एक होता है, तुम देखा होगा कि ध्वनि पतली है कि मोटी है, इसको बोलते हैं पिच, हिंदी बोलते हैं तारत्व। तो ध्वनि का तारत्व क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ गुण हैं। जैसे ध्वनि का एक गुण होता है प्रबलता। प्रबलता, प्रबलता मतलब होता है लाउडनेस, कितनी स्लो है या फिर कितनी तेज है आवाज, उसको हम प्रबलता कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आता है तारत्व। तारत्व देखा होगा कि किसी की ध्वनि बहुत पतली होती है और किसी की ध्वनि बहुत मोटी होती है। वह जो गुण है उसको तारत्व के नाम से जानते हैं। डिटेल में तो जब आएगा आएगा ये तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और है, इसकी ध्वनि की तीव्रता। एक होता है तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये क्या होती है। और भी है यहाँ पर, तो और भी बहुत सारे गुण हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। अगला है आवृत्ति के आधार पर ध्वनि का विभाजन। फ्रीक्वेंसी के आधार पर अगर ध्वनि तरंगों को देखें तो तीन प्रकार की होती है। देखा होगा कि सर श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। तो वो हम यही पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सर ध्वनि जो ध्वनि तरंग है उसका अगर विभाजन करें आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, तो तीन तरह की होती है। देखा होगा अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य, दूसरा होता है श्रव्य और तीसरा होता है पराश्रव्य। पराश्रव्य ध्वनि, तो ये तीन प्रकार की होती हैं। उसको भी हम बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ हम इनको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, कौन वो जानवर हैं जो इन तरंगों को सुन लेते हैं और कौन है जो इनको नहीं सुन पाते हैं, और मनुष्य कौन सी वाली को सुन सकता है, कैसे सुनता है, उसकी क्षमता कितनी होती है, कान पर किसी ध्वनि का जो प्रभाव है कितने समय तक रहता है, वह हम डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद है ध्वनि की चाल के आधार पर वायुयानों के प्रकार। ध्वनि की चाल से संबंधित हम एक नंबर निकालते हैं जिसका नाम है मैक संख्या। यहाँ पर हम एक संख्या पढ़ेंगे जिसका नाम होता है मैक संख्या, मैक नंबर कहते हैं। उससे तुलना करके वायुयानों की चाल को हम कंपैरिजन करते हैं। वायुयान की जो चाल है वो मैक संख्या में मापते हैं। देखा होगा कि सर वायुयान की चाल को मापने के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है, वो होती है मैक संख्या। तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अब मैक संख्या के आधार पर वायुयान कई प्रकार के होते हैं। देखा होगा सर सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक, एक होता है सोनिक। तो इस तरह से बहुत सारे वायुयान होते हैं कई प्रकार के। वो होते किस आधार पर हैं, ध्वनि की चाल से संबंधित, ध्वनि की चाल के आधार पर वायुयानों को भी हम डिवाइड करते हैं कई भाग में कि सोनिक कौन सा है, सुपरसोनिक कौन सा है, हाइपरसोनिक कौन सा होता है, अल्ट्रासोनिक कौन सा होता है, या हाइपोसोनिक कौन सा होता है। तो कई प्रकार के होते हैं, वो हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ अगला पॉइंट है ध्वनि की चाल
को प्रभावित करने वाले कारक। देखा होगा कि सर मौसम जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद ध्वनि काफ़ी दूर तक सुन सकते हैं। रात्रि में भी हम ध्वनि को काफ़ी दूर तक सुन सकते हैं। एक हल्की भी आवाज़ होगी तो काफ़ी दूरी तक वह सुनाई देती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो हम यहाँ पर क्या है कि ध्वनि की जो चाल है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं कि अगर वायुयान में नमी आ जाएगी तो ध्वनि को चाल को किस तरह से प्रभावित करेगी, टेम्परेचर ध्वनि की चाल को किस तरह से प्रभावित करता है, या कोई माध्यम है वह ध्वनि की चाल को किस तरह से प्रभावित करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पेस में ध्वनि सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं सुन सकते। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे बगल में कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए, मैं चाहे कितना भी तेज बोलता रहूँ, मेरे बगल का व्यक्ति मेरी बात को सुन ही नहीं पाएगा। वो छोड़ दो, हम अपने मुंह से बोली गई बात को अपने कानों से नहीं सुन पाएंगे स्पेस में जाकर। तो फिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखा होगा कि सर दीपावली के समय में जब पटाखे चलते हैं, तो जब भी कोई पटाखा फूटता है तो पहले प्रकाश हमें महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ पटाखा चला है, आवाज़ बाद में आती है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिर अगला है सर ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस आएगी। देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति जैसे इसको लव पॉइंट कहते हैं कि भाई ये एक लव पॉइंट है, यहाँ पर खड़े होकर आप जिसका नाम पुकारोगे थोड़ी देर बाद वह नाम वापस कहीं से टकराकर वापस सुनाई देगा। तो ऐसी मतलब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि उत्तराखंड में कुछ ऐसी जगह हैं जिनको लव पॉइंट कहते हैं कि वहाँ खड़े होकर अगर आप अपने जिसको भी आप चाहते हैं उसका नाम लेंगे और अगर नाम वापस सुनाई देता है तो आप बहुत प्यार करते हो, और नहीं सुनाई देता है तो नहीं करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी एक फिजिक्स का फिनोमिना काम करता है। जो उस फिनोमिना को जानता है वह आराम से ध्वनि को आराम से सुन लेगा, वो रिफ्लेक्ट करवा लेगा। तो वहाँ पर ध्वनि का परावर्तन कैसे करवाना है? तो कि हमें बार बार ध्वनि सुनाई दे, ध्वनि हमको बार बार सुननी है, तो हम उसके लिए ध्वनि का परावर्तन करवाएंगे। और उसके लिए एक शब्द होता है इको, प्रतिध्वनि। तुमने देखा होगा कि कभी मतलब साउंड कहीं चेक होता है, जैसे मान लो कोई साउंड लगाया है कहीं पर और जब उसको चेक करते हैं तो उसमें माइक में बोलता है हेलो, तो एक बार वो बोलेगा हेलो तो आवाज़ गूंजेगी बार बार, हेलो 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 हेलो, इस तरह से आवाज़ गूंजती है। तो वह क्या है? वह है प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि को किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला है कि ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन का मतलब है कि एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में ध्वनि चली जाएगी तो फिर ध्वनि के अंतर्गत कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, उसका आयाम बदल जाएगा, कई चीज़ें बदलाव आता है अगर अपवर्तन हो जाएगा तो। रिफ्रैक्शन हो जाएगा ध्वनि का तो उसके साथ कई चीज़ें बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगे वो हम डिटेल में चर्चा इस वाले पॉइंट में जब आएगा तब करेंगे। अगला है सर ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लो एक कमरा है, अगर आप उस कमरे को चारों तरफ से बंद कर दो, अगर चारों तरफ से हम कमरे को बंद कर देंगे तो एक, अगर हम यहाँ पर इस कमरे को चारों तरफ से बंद कर दें और बगल में एक और कमरा है वहाँ पर लोग बैठे हैं और हम यहाँ कुछ भी बोलते रहें, हमारी आवाज़ वो लोग बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अगर हम यहीं पर एक छोटा सा छिद्र कर देंगे, छोटा सा ही सही, छोटा सा छिद्र, तो आराम से वो हमारी आवाज़ को सुन सकते हैं। कान लगाकर आराम से सुन सकते हैं, कान ना भी लगाएंगे तो भी धीमे धीमे कुछ आवाज़ सुनाई देगी। तो सर ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे लॉजिक है सर प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन। अगर छोटा सा भी कोई छिद्र है तो वहाँ से प्रकाश टकराकर मुड़ता है। किस तरह से मुड़ता है, कैसे पहुँच जाता है आवाज़? अगर अभी इस कमरे में बैठे हैं तो बगल वाले कमरे के व्यक्ति सुन लेंगे अगर हमने गेट खोल दिया तो, और अगर गेट बंद कर दिया तो शायद वो ना सुन पाएँ, और बिल्कुल एयर टाइट कर दिया तो बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है ध्वनि का अनुरणन, रिवर्बरेशन। ध्वनि का रिवर्बरेशन क्या होता है? ये हॉल जो होते हैं, तुमने देखा होगा सिनेमा घर के बाहर लिखा रहता है डॉल्बी हॉल। डॉल्बी हॉल का मतलब होता है कि इसमें किसी प्रकार का आवाज़ गूंजती नहीं है। अगर आवाज़ गूंजेगी तो जो भी उसमें कोई भी अगर पिक्चर चल रही है तो उस पिक्चर में आवाज़ अगर गूंजेगी तो ओवरलैप कर जाएगी, तो हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, कोई भी डायलॉग होगा स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। तो ये होता क्या है?
रिवर्बरेशन, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अगला है सर ध्वनि में अनुनाद, रेजोनेंस। ध्वनि में अनुनाद भी हो जाता है। जैसे इसी के कारण कहा जाता है कि अगर कोई पुल है तो वहाँ पर अगर कोई इन्फेंट्री जो पैदल सेना है वो चल रही है तो उसको मार्च नहीं करने देते। वो कहते हैं एक साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो रेजोनेंस उत्पन्न हो जाएगा। पुल में जो ब्रिज होता है उसमें रेजोनेंस उत्पन्न हो जाएगा और रेजोनेंस उत्पन्न होने के साथ ही वह पुल टूट सकता है। अब वो कैसे है डिटेल में तो हम यही तभी एक्सप्लेन करेंगे जब इस पॉइंट पर हम पहुंचेंगे। अभी हम समझ गए कि यहाँ पर उस एग्जाम्पल को डिटेल में हम समझेंगे कि पुल भी टूट सकता है, इसलिए जो पैदल सेना होती है उससे मना कर देते हैं कि यहाँ पर मार्च नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे, कदम चाल मिलाकर नहीं चलेंगे। लास्ट है सर ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट ध्वनि पर भी लागू होता है, प्रकाश पे भी लागू होता है और ध्वनि पर भी लागू होता है। तो हम ध्वनि पर डॉपलर प्रभाव कैसे लागू होता है, देखा होगा कि अगर कोई गाड़ी है बहुत दूर से आ रही है तो जब वो आती है तो उसकी आवाज़ बढ़ती हुई प्रतीत होती है, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और जैसे ही पास में आती है उसको तब मैक्सिमम सुनाई देती है, और जैसे ही गुजर जाती है फिर वह आवाज़ धीमा होना स्टार्ट होती है और एक समय पर बंद हो जाती है। तो आवाज़ बढ़ना और इधर जाने पर कम हो जाना, यही डॉपलर इफेक्ट होता है। जब ये आएगा तब हम इसको बहुत ही लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को समझ कर चलेंगे। तो ये हैं स्टडी पॉइंट्स जो हम यूनिट नंबर 6 में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि इन पॉइंट्स का हम डिस्कशन करेंगे इस यूनिट में। तो पहले आप एक काम करिए, इन सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए, फिर हम आज की ही क्लास में स्टार्ट करेंगे तरंग, वेव क्या होती है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम तरंग समझ लेते हैं कि आखिरकार तरंग क्या होती है। इस यूनिट का जो पहला वाला पॉइंट है उसमें है तरंग, वेव। आखिरकार तरंग होती क्या है? तो यहाँ पर मैं तरंग की डेफिनेशन लिख दी है क्योंकि लिखने में समय जाता है। इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक हमें शब्द समझना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है डिस्टरबेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्षोभ। तो हमें पहले ये शब्द समझना होगा कि सर विक्षोभ या डिस्टरबेंस होता क्या है। ये होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम इस शब्द को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक शांत पानी है और अगर शांत पानी में आपने एक पत्थर डाल दिया तो उस पत्थर के गिरने के कारण उस पानी की सतह पर जो हलचल उत्पन्न हो जाएगी वह हलचल ही भौतिक विज्ञान की भाषा में विक्षोभ या इंग्लिश में डिस्टरबेंस कहते हैं। तो डिस्टरबेंस या विक्षोभ का मतलब क्या है कि सर कोई भी अपनी साम्यावस्था में कोई चीज है, अगर हमने कुछ बाहर से छेड़खानी करके उसकी साम्यावस्था को बिगाड़ दिया, उसमें एक तरह की हलचल पैदा करवा दी, तो इसी हलचल को फिजिक्स की भाषा में विक्षोभ और इंग्लिश में डिस्टरबेंस कहते हैं। जैसे कि हम अगर पानी की एक शांत झील में अगर ऊपर से एक पत्थर डाल देंगे तो देखा होगा कि उसमें लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। वो जो लहरें हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कि सर ये पानी की सतह में एक तरह का विक्षोभ उत्पन्न हो गया। उसी विक्षोभ को इंग्लिश में हम डिस्टरबेंस कहते थे। तो हमें ये शब्द समझ में आ गया है कि आखिरकार विक्षोभ या डिस्टरबेंस होता क्या है। अब हम समझते हैं कि तरंग क्या है। तो ये कह रहा है कि तरंग एक ऐसा विक्षोभ, एक ऐसा डिस्टरबेंस है जो किसी माध्यम या निर्वात में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, लेकिन उस माध्यम के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये तरंग है, वह तरंग एक प्रकार का डिस्टरबेंस मतलब विक्षोभ है, जिसके कारण होता क्या है कि किसी माध्यम में ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी, लेकिन ऊर्जा यहाँ से वहां तक पहुंच तो जाएगी, लेकिन इसके दौरान जो माध्यम का कण होगा वो यहाँ से वहां तक नहीं जाएगा, वह अपनी जगह पर ही रहेगा। वो लिखा है मैंने कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाता। कौन नहीं जाता? कण। कण जो है, माध्यम का जो पार्टिकल है वह अपने ही स्थान पर रहता है, वह ऊर्जा को लेकर वहां तक नहीं जाएगा। उसमें तो बस एक तरह का डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा और डिस्टरबेंस के कारण अपने बगल वाले को ऊर्जा दे देगा।
फिर उसमें डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा, वो अपने बगल वाले को दे देगा। इस तरह से ऊर्जा आगे बढ़ जाएगी। ये होती है सर तरंग की परिभाषा। तो तरंग से हमें समझ में आया कि तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो किसी माध्यम में या फिर निर्वात में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देता है, लेकिन जिसमें माध्यम का कण अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। ये तो होती है तरंग। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है कि शांत जल में पत्थर पत्थर डालने पर उसमें उसमें उत्पन्न उत्पन्न लहरें ये जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पत्थर हमने गिराया, यहाँ का जो पानी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए ये हमने एक चित्र बना दिया। अगर हमने बाहर से कोई पत्थर है और यहाँ से गति के साथ यहाँ गिरा दिया है, ये मान लो पानी की कोई झील थी, हमने इसमें डाल दिया है, तो यहाँ पर झील की सतह पर, पानी की सतह पर लहरें उत्पन्न हो जाएंगी। तो वो लहरें आगे बढ़ते हुए हमको प्रतीत होंगी। अब हम अगर ऐसे बोलें कि सर यहाँ पत्थर गिर गया है, तो इस पत्थर के गिरने से इसमें हुआ क्या कि ये जितना एरिया कवर कर रहा था पत्थर, उतने एरिया के पानी को अपने साथ नीचे ले गया। अपने साथ वो नीचे ले गया तो आसपास का पानी उसको भरने आया, और जब वो वाला नीचे वाला पानी फिर दोबारा से ऊपर आया तो आसपास के पार्टिकल अपनी जगह पर पहुंच गए। तो कुल मिलाकर उस पत्थर ने जो कि ऊर्जा लेकर आया था अपने साथ, उसने अपनी पूरी ऊर्जा, जितना एरिया का वो खुद था उतने एरिया के पानी को उसने ऊर्जा ट्रांसफर कर दी, और फिर वही ऊर्जा बाद में बगल वाले को मिली और वही ऊर्जा आगे वाले को मिली। इस तरह से लहरें उत्पन्न हो गई। अब यहाँ से उत्पन्न हुई थी लहरें। अब ये लहरें जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ती जाएंगी तो इसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा घटती जाएगी, घटती है। मतलब ये जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है, जहां से उत्पन्न होता है वहां तो इसकी हाई एनर्जी होती है, और जैसे जैसे ये विक्षोभ आगे बढ़ता है तो इसकी ऊर्जा घटती जाती है। तो तुमने देखा होगा कि जैसे यहाँ पत्थर डाला है तो यहाँ लहरें उत्पन्न होंगी। वो लहरें जब आगे बढ़ती हैं तो धीमे धीमे वो आगे जाकर समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो ये हमें समझ में आया कि सर शांत जल में अगर हम पत्थर डाल देंगे तो जो हमें नजर आता है वह एक विक्षोभ होता है, और उसका एक पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न। और जिस पैटर्न की वो होती हैं उन्हीं को हम तरंग कहते हैं। एक तरह की तरंग हम उसमें उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा, हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि अगर एक और हम एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई तरंग है, तो तरंग के माध्यम से हम किस किस चीज को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो मात्र एक चीज को भेजते हैं, ऊर्जा को। तो जो ऊर्जा होती है वो हम यहाँ लिखेंगे कि तरंग के माध्यम से, तरंग तरंग के माध्यम से केवल केवल डैश को स्थानांतरित किया किया जाता है। अब ये जो डैश है, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में क्या आएगा कि सर तरंग के माध्यम से हम किसको एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजेंगे। तो इस खाली जगह में आएगा सिर्फ ऊर्जा। अब ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा भी कई रूप में होती है। ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो भी कई रूपों में होता है। सर ऊर्जा भी कई रूप में होती है, कौन से रूप में होती है? तो देखो, ऊर्जा होती है विस्थापन के रूप में। विस्थापन विस्थापन के रूप में भी ऊर्जा होती है। तुम कहोगे सर कैसे? तो हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं एक एग्जांपल से, कि अभी और आएंगे यहाँ पर। तो हम पहले ये समझ लें कि सर ऊर्जा एक जगह से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो सर विस्थापन भी मतलब ऊर्जा एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होगा ऊर्जा का। तो ऊर्जा का ही एक रूप है विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट भी ट्रांसफर होता है। कैसे होता है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रस्सी थी। हमने माना कि ये हमारे पास एक रस्सी है और ये किसी फिक्स पॉइंट से बंधी हुई है। हमने क्या किया कि यहाँ के जो पार्टिकल्स थे, यहाँ के पार्टिकल,
इसके रस्सी के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं इस रस्सी के ऊपर बहुत सारे। अब हमने क्या किया कि यहाँ वाले पार्टिकल्स को एक डिस्प्लेसमेंट दिया, विस्थापन दिया, मतलब हमने इसको इस तरह से विस्थापन दिया। तो हमने क्या किया कि ये जो रस्सी थी इसमें हमने यहाँ एक विस्थापन दिया, ये अभी फिक्स पॉइंट पर ही है, मान लो ये फिक्स पॉइंट है वही वाला, हमने यहाँ पर ये इतना डिस्प्लेसमेंट दिया, ये वाला ये जो पार्टिकल था इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट दिया। अब जैसे ही तुमने एग्जांपल देखा होगा कि अगर ये रस्सी यहाँ पर फिक्स है और हम एक इस तरह से एक डिस्प्लेसमेंट दें इसको थोड़ा सा, तो आगे इसके क्या होगा, ये यहाँ बढ़ जाएगा, फिर और अगर देखा जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर अगर और एक और स्थिति बनाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो डिस्प्लेसमेंट था, ये जो डिस्प्लेसमेंट था, हमने डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन था मात्र यहाँ वाले पार्टिकल को दिया, लेकिन वह विस्थापन आगे वाले चित्र में यहाँ पहुँच गया, और इससे भी आगे वाले चित्र में यहाँ पहुँच गया, और इससे आगे वाले चित्र में ये विस्थापन यहाँ पहुँच गया। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट था डी, पहले यहाँ था, फिर डी यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, और फिर लास्ट में यहाँ आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने इस पार्टिकल को विस्थापन दिया था, अब इस विस्थापन में ऐसा तो नहीं हुआ कि रस्सी का ये वाला जो कण था वो यहाँ पहुँच गया होगा, रस्सी का जो कण था वहीं का वहीं है, अगर यहाँ था तो ये यहीं है, बस हमने इसमें इस तरह से एक मूवमेंट दिया, एक डिस्प्लेसमेंट दिया इसको, तो वह विस्थापन यहाँ दिया था और धीमे धीमे वो यहाँ पहुँच गया। तो एग्जाम्पल ऐसे आपने किया होगा कि अगर कहीं रस्सी बंधी हुई है और उसमें इस तरह से एक झटका मारते हैं तो उसमें एक लूप बनता है, और वह लूप अंत तक जाता है, अंत तक लूप जाएगा। तो वो जो लूप बन के जा रहा है, हमने उसमें दिया क्या था, उसको दिया था डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऊर्जा के रूप में विस्थापन उसको हमने दिया था, और वह विस्थापन इस जगह से वहां तक पहुंच गया, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। तो ऊर्जा, हमने कहा था ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब ऊर्जा का स्थानांतरण कई रूपों में होता है। तो पहला तो हमें समझ में आ गया सर, एक तो होता है सर विस्थापन, ऊर्जा का जो स्थानांतरण है विस्थापन के रूप में होता है। दूसरा दूसरा अगर हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर एक दबाव, दाब, एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एक यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, तो हम ऊर्जा का स्थानांतरण दाब के रूप में भी करते हैं। अगला हम बात करते हैं सर वेग, वेग, ऊर्जा का स्थानांतरण वेग की फॉर्म में भी करते हैं। वेग, वेग यहाँ पर है, जैसे हमने यहाँ के पार्टिकल में एक वेलोसिटी दी थी, एक गति दी थी, वह गति यहाँ के पार्टिकल में पहुंच गई, फिर वही गति यहाँ पहुंच गई, फिर वही गति यहाँ पहुंच गई। अब वेग के साथ साथ एक और बात करेंगे सर, समवेग, समवेग, समवेग। अगर हम बात करें कि सर कोई तरंग है तो तरंग के माध्यम से क्या क्या ट्रांसफर होता है, तो सर विस्थापन ट्रांसफर होता है, दाब ट्रांसफर हो जाता है, सर वेग संवेग ट्रांसफर हो जाता है, और एक और होता है घनत्व, डेंसिटी। तो एक और हम यहाँ लिखेंगे सर घनत्व भी ट्रांसफर होता है, घनत्व। तुम कहोगे सर घनत्व कैसे ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी पार्टिकल हैं, बहुत सारे, कोई पदार्थ है उसके ये बहुत सारे कण हैं, अभी ये अपनी साम्यावस्था में स्थिर हैं, अभी ये अपनी अपनी साम्यावस्था में स्थिर हैं। हमने क्या किया, ये अपनी नॉर्मल अवस्था में है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इन तीनों पर एक बल दिया, एक यहाँ पर फोर्स लगा दिया, इन तीनों पर फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, तो हुआ क्या, इसका एरिया इतना है यहाँ तक। तो आगे वाले चित्र में हम एक और आगे चित्र बनाते हैं, तो ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो आगे वाली लाइन थी वो यहाँ आ चुकी है। जब हमने इन तीनों पर बल दिया है तो वो इसके साथ टक्कर करेंगे, इसके साथ टक्कर करेंगे। आगे वाले ये पार्टिकल जैसे कि तैसे हैं, आगे वाले ये जो जैसे कि तैसे हैं, ये दूसरी स्थिति ये बनी। अब हुआ क्या, जो हमने बल यहाँ पर दिया था, जो बल इनको दिया था, जो इनने महसूस किया, वो आगे जाकर यहाँ टक्कर इनकी लगी। तो फिर हुआ क्या, जब यहाँ टक्कर लगी तो टक्कर, तुम जानते हो एक क्रिया प्रतिक्रिया भी नियम होता है, तो जितनी ये इधर जाके क्रिया करेगा,
इसको मिला था, इन सबको बल मिला था F, वो वाला बल इनको मिल गया होगा। और इतना ही ये खड़ा था, इसके ऊपर अगर किसी ने टक्कर मारी है तो ये भी उतना ही बल लगाएगा, ये भी एक प्रतिक्रिया देगा F डैश, और उस F डैश से ये वापस आ जाएगा। तो मैं इसकी एक और स्थिति बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो लाल कलर का है, ये लौट कर अपनी इस स्थिति में आ गया, पुरानी वाली स्थिति में, और ये वाला जो था नीला वाला, वो नीला वाला आगे वाले के साथ आ गया है पास में, ये वाली स्थिति, और ये अलग अलग है। अब इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये वाला पहले इसको हमने बल दिया था, ये टक्कर लगी तो यहाँ जाके पहुंच गया, इसने इसको बल दे दिया और प्रतिक्रिया मिली, उस प्रतिक्रिया से वापस अपने स्थान पर आ गया। तो इस तरह से देखा जाएगा तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ी, फिर ये डेंसिटी बढ़कर यहाँ आ गई, अगले में डेंसिटी बढ़कर आगे आ जाएगी, और अगले में डेंसिटी बढ़ के आ जाएगी। इसका मतलब जो घनत्व है विस्थापन, वो भी बढ़ रहा है, मतलब विस्थापन भी एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहा है। वही मैंने कहा था कि जो डेंसिटी है, घनत्व, घनत्व भी ऊर्जा का रूप ले लेता है और वह यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा। घनत्व, अगर आप यहाँ पर बल लगाएंगे तो ये पार्टिकल यहाँ टकराएंगे और यहाँ प्रतिक्रिया लगेगी, तो ये टकराने के बाद जिस बल से ये जा रहे थे उतना बल तो इसको पकड़ा देंगे, और ये उतना ही बल इसके ऊपर लगाएगा तो उतने बल से ये वापस लौटकर अपने स्थान पर आ जाएगा। इस तरह से पार्टिकल तो बस वहीं आगे पीछे गति करता है, कण जो है ना वो यहीं पर आगे पीछे गति करेगा, लेकिन इसको जो ऊर्जा दी गई थी वो ऊर्जा आगे वाले को ये ट्रांसफर कर देगा, फिर ये वाला इसको ट्रांसफर कर देगा, ये और आगे कर देगा, ये और आगे कर देगा। इसका मतलब ऊर्जा यहाँ से वहां तक पहुंच जाएगी। इसके दौरान इसका एक भी कण अपना स्थान छोड़कर नहीं गया है, बस अपने ही स्थान पर आगे पीछे वाइब्रेशंस कर रहा है। तो ये भी है, तो इसका जो कि घनत्व भी ट्रांसफर होता है, घनत्व भी एक प्रकार का ऊर्जा है। यहाँ बल लगाएंगे तो यहाँ घनत्व ज्यादा हो जाएगा, यहाँ कम घनत्व है, फिर देखा जाएगा अगले वाले स्टेप में यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ ज्यादा हो गया, फिर घनत्व आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब घनत्व भी ट्रांसफर होता है। एक लास्ट चीज और हम यहाँ लिखेंगे कि सर एक और होती है, एक और चीज ट्रांसफर होती है, वो है सर विद्युत विद्युत कोमा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र भी ट्रांसफर होता है। तुम कहोगे सर ये कैसे? जैसे मान लीजिए एक मशीन है, मशीन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन को बहुत तीव्र गति से भगाते हैं, मतलब एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर उसको वाइब्रेशन कराते हैं। तो जब एक आवेशित कण बहुत तीव्र गति से चलता है तो अपने आसपास में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, और फिर अगर विद्युत क्षेत्र मूव कर रहा है तो वह अपने आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से एक तरंग बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो तो हम बाद में बताएंगे कि ये आखिरकार कैसे बनाई जाती है, कैसे इसको उत्पन्न किया जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सर जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके माध्यम से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है ऊर्जा के रूप में। तो हम ये भी समझेंगे ये कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे ये काम करते हैं, कैसे सर बहुत दूर से रेडियो के सिग्नल आ जाते हैं, कैसे सर एक मोबाइल का जो टावर होता है वहां से सिग्नल्स आ जाते हैं, वो हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कैसे वो उत्पन्न होती हैं, वो आगे आएगा। लेकिन हमें यहाँ समझ में आया कि एक एग्जाम्पल ये है कि तरंग के माध्यम से केवल ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाता है। तो वो जो ऊर्जा है वह कई रूपों में होती है, विस्थापन के रूप में ऊर्जा हो सकती है, दाब के रूप में ऊर्जा हो सकती है, वेग वेलोसिटी की फॉर्म में ऊर्जा हो सकती है, संवेग की फॉर्म में ऊर्जा हो सकती है, या फिर घनत्व की फॉर्म में ऊर्जा हो सकती है, और एक अंतिम है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की फॉर्म में ऊर्जा हो सकती है। जैसे ये जो है ऊर्जा के ये वाले जो रूप हैं, इनको बोलते हैं यांत्रिक रूप। तो अगर ऊर्जा इन रूपों में प्रवाहित हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो जब इनके माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती है, तो वैसी तरंग को बोलते हैं यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। और अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से अगर ऊर्जा एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रही है तो फिर उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो वो तरंग दो प्रकार के होते हैं, उनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक
आपको आइडिया मिला होगा कि अच्छा यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग दो प्रकार के अभी समझ में आया हमको, कि या तो हम उनको बोलेंगे यांत्रिक तरंग और इसको बोल देंगे अयांत्रिक तरंग। वो हम आगे बताएंगे जब तरंग का टाइप्स पढ़ाएंगे। अभी हमें समझ में आएगा कि सर तरंग क्या होती है, तरंग के अंदर एक शब्द था विक्षोभ, विक्षोभ क्या होता है, तरंग के माध्यम से केवल ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, वो हमें समझ में आ गया, और ऊर्जा किन किन रूपों में ट्रांसफर होती है वो भी हमें पता चल गया, ये रूप होते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे सर तरंग का निरूपण। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग नोट करेंगे, तरंग, तरंग का निरूपण, तरंग का निरूपण। तो देखो तरंग को, इस संसार में बहुत सारी तरंगे हैं, बहुत सारी तरंगे हैं, लेकिन हर एक तरंग को हम चित्र बना सकते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जितनी भी संसार में तरंगे हैं उन तरंगों को मात्र दो चित्रों की सहायता से दिखाया जा सकता है, मात्र दो डायग्राम्स की सहायता से। तो हम कहेंगे कि सर तरंग का निरूपण, तो हम कहेंगे तरंग, तरंग का निरूपण, निरूपण केवल केवल दो तरीकों तरीकों से किया जाता है, किया जाता है। तरंग को व्यक्त करने के लिए, तरंग को अगर किसी कॉपी पर दिखाना है या किसी पेज पर दिखाना है या 2D फॉर्म में उसको हमें दिखाना है, तो सर हम उसको दिखाने के लिए मात्र हमारे पास दो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम तरंग दिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम यहाँ पर दिखाते हैं कि सर नंबर एक तरीका तो हमारा ऐसे है कि एक फिक्स पॉइंट बनाओ और ये इसका साम्य अवस्था बनाओ। अब यहाँ से इस तरह से, एक तो ये तरीका है कि हम किसी तरंग को अगर दिखाना है तो तरंग इस तरह से दिखा सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है लाइंस की फॉर्म में दिखाओ। यहाँ पर लाइंस दूर दूर हैं, तो उसके बाद यहाँ पास पास आ गए, फिर यहाँ पर दूर दूर से, फिर यहाँ पास पास आ गए, फिर थोड़ा सा यहाँ दूर दूर आई लाइंस, फिर यहाँ पास पास आ गई लाइन। तो अगर वहाँ से आप अगर देखेंगे तो ऐसा नज़र आ रहा होगा कि सर एक स्थान पर लाइन बहुत ज़्यादा घनी है और फिर एक स्थान पर फिर लाइन बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो तरंग अगर हमें दिखानी है तो सर तरंग को दिखाने के लिए हमारे पास मात्र ये दो ही तरीके हैं जिन तरीकों से हम तरंग को व्यक्त करते हैं। अब इनमें होता क्या है, ये जो ऊपर दिख रहे हैं उभार, ये ऊपर जो उभार दिख रहे हैं इनको बोलते हैं स्रंग, फिजिक्स की भाषा में इनको बोलते हैं स्रंग, इनको बोलते हैं स्रंग। और ये नीचे वाले जो गड्ढे हैं, गड्ढे जैसे तुमने कहा सुना होगा किसी को कि तू भाई बहुत ज्यादा बुरे कर्म कर रहा है, तू तो गर्त में जाएगा, गर्त मतलब गड्ढे में जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये जो होता है नीचे, इसको बोलते हैं गर्त, इसको बोलते हैं गर्त, ये है गर्त। तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर सर ऐसे अगर कोई तरंग हम दिखा रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि ये तरंग स्रंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ रही है, ये जो तरंग है वो स्रंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ रही है। एक तो ये तरीका है तरंग को दिखाने का। आगे हम बहुत सारी तरंगे पढ़ेंगे, संसार की जितनी भी तरंगे हैं उन सभी तरंगों को या तो ऐसे दिखाएंगे या फिर ऐसे दिखाएंगे, या मैंने अभी इस तरह से दिखाया था या इस तरह से दिखाएंगे। तो ये वाला रूप ही इस तरह से दिखा देते हैं। थोड़ा सा ये कठिन होता है कि बार बार डॉट्स बनानी पड़ेंगे, इनमें लाइन्स बना देते हैं, आराम से इस तरह से दिखा देते हैं। तो एक ये तरीका है, तो या तो तरंग स्रंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ेगी या फिर ये देखो, ये जो है ये एरिया घना है, इसको बोलते हैं संपीड़न, संपीड़न, इसको बोलते हैं संपीड़न। और ये जो है ना ये वाला एरिया, ये थोड़ा दूर दूर नजर आ रही है, तो इसको बोलते हैं विरलन, विरलन। हम इसको बोलते हैं ये संपीड़न है और ये विरलन है, बी। तो ये संपीड़न विरलन, फिर संपीड़न विरलन, फिर संपीड़न फिर विरलन। तो कुल मिलाकर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये जो तरंगे हैं दो तरीके से चलती हैं, तरंगे संसार के कोई भी हैं मात्र दो तरीके से चलेंगे, या तो सर स्रंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ेगी तरंग, या फिर वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ेगी। तीसरा कोई तरीका है ही नहीं तरंग को रिप्रेजेंट करने का। अब जितनी भी आगे तरंग आएंगी तो उन तरंगों को या तो मैं ऐसे दिखाऊंगा
या फिर मैं ऐसे दिखाऊंगा। अब हम यहाँ से समझेंगे कि सर तरंग से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है कि सर आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये जी और आवर्तकाल क्या होता है, वो अभी हम यहाँ समझने वाले हैं। तो हमें अभी समझ में आया कि सर तरंग क्या होती है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। ऊर्जा जैसे कि एक उदाहरण से हम समझ में आया कि सर यहाँ पर शांत जल में पानी में अगर पत्थर डाल देंगे तो एक डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाएगा और वह ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हुए हमको प्रतीत होता है। अगला हमने बताया था कि तरंग के माध्यम से ऊर्जा ट्रांसफर की जाती है। सवाल यहीं से बनेगा कि तरंग के माध्यम से निम्न में से किसको स्थानांतरित किया जाता है। तो अब इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन में मिलेगा और तीन ऑप्शन अलग होंगे। या फिर ऐसे बोलेगा कि तरंग के माध्यम से निम्न में से किसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो इनके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा कह देना इसी को नहीं किया जा सकता, बाकी तीन ऑप्शन में इनको लिख देगा। तो यहाँ से ऐसे सवाल बनेगा। सवाल अगला और आता है कि तरंग को कितने प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो मात्र दो तरीके हैं, या तो स्रंग और गर्त के रूप में हम तरंग को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर संपीड़न और विरलन के रूप में तरंग को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम समझेंगे कि सर तरंग से संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे आयाम है, जैसे तरंग दैर्ध्य है, जैसे आवृत्ति है और आवर्तकाल है। ये चार शब्द हैं। तो अभी हम इन चार शब्दों को समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं तरंग से संबंधित कुछ शब्दावली। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है कि तरंग दो तरह से चलती है, या तो तरंग स्रंग और गर्त के रूप में चलेगी, या फिर संपीड़न और विरलन की फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले समझना होगा कि सर ये जो दो स्रंग नजर आ रहे हैं, दो स्रंगों के बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और यहाँ से एक हम ये देखेंगे, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं साम्यावस्था। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे साम्यावस्था। साम्यावस्था, ये है साम्यावस्था। अब साम्यावस्था से एक तरफ जितनी मैक्सिमम दूरी तक जा रहा है ये वाला, इसी को हम ए बोलते हैं, मतलब आयाम। इस साम्यावस्था से जितना अधिकतम दूरी तक ये आएगा इसी को क्या बोलेंगे, आयाम। तो यहाँ से एक शब्द निकल के आया कि आयाम क्या होता है। तो हम एक हेडिंग नोट करेंगे, सर आयाम। आयाम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड। तो अगर हम आयाम की परिभाषा यहाँ से निकालना चाहें तो हो सकता है कि तरंग में साम्यावस्था से एक तरफ होने वाला अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे साम्यावस्था साम्यावस्था से साम्यावस्था से एक तरफ होने वाला अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। आयाम कहलाता है। हम आयाम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आयाम जो है ना, इसको व्यक्त किससे करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं ए से। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। इसको हम मीटर में माप लेते हैं। अब हम अगर आपसे ये कहें कि सर किसी तरंग में आयाम क्या होता है, तो हम कहेंगे सर आयाम का मतलब होता है साम्यावस्था से एक तरफ जितना मैक्सिमम दूरी तक जाता है उसको आयाम कहते हैं। अब हम एक बात समझेंगे कि जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से कोई कण, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कवर करके यहाँ जो आया है यहाँ तक कहलाता है एक पूर्ण दोलन। एक पूर्ण दोलन है ये वाला। तो सवाल ये आता है कि जब कोई कण एक पूर्ण दोलन करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आता है, तो इस एक पूर्ण दोलन के दौरान वह कितना आयाम कवर करता है। तो वह दो आयाम कवर कर लेता है। देखो यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक तो ये वाला आयाम इसने कवर किया होगा,
और एक यहाँ से नीचे तक ये वाला आयाम कवर किया होगा। तो ए ये और ए ये मतलब 2a ये क्वेश्चन पूछता है। तो हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट में बात लिखेंगे कि एक पूर्ण दोलन में, नोट पॉइंट में हम यहाँ लिख देंगे कि एक एक पूर्ण पूर्ण दोलन दोलन में 2a आयाम आयाम कवर कवर होता है। हमें समझ में आ गया कि सर एक अगर पूर्ण दोलन हो जाएगा तो वहां पर 2a आयाम कवर हो जाएगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया सर एम्पलीट्यूड आयाम क्या होता है, ये हमारे पहला शब्द समझ में आ गया। अब हम अगर बात करते हैं आयाम कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एग्जाम्पल यहाँ पर बनाते हैं कि एक तो हमने बनाया है ये वाला, ये, और एक हम यहाँ पर, ये है स्थिति नंबर ए, और दूसरी हम स्थिति यहाँ बनाते हैं। चलो इसी से बनाते हैं। दूसरी हमने स्थिति ये बना रहे हैं, ये वाली, ये है बी स्थिति। अगर आपको केवल डायग्राम दिखाया जाए और ये कहा जाए कि ये दो तरंगे हैं, आप हमको ये बताइए कौन सी वाली तरंग का आयाम ज़्यादा है, तो हम कहेंगे सर आयाम इसका ज़्यादा आ रहा है, इसका कम है। क्योंकि सर इसके आयाम को अगर हम देखेंगे तो सिर्फ इतना आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है आयाम, ये इतना। तो यहाँ आयाम ज़्यादा है, यहाँ आयाम कम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए यहाँ पर मिनिमम है, मतलब डाउन दिखा दिया मैंने, और यहाँ पर कैसा है ए, यहाँ पर ए अधिकतम है। इसका मतलब ये है कि आज के बाद अगर हमें कोई तरंग के डायग्राम दिखाएगा तो तरंग का डायग्राम देखकर हम बता देंगे कि किसका आयाम कम है और किसका आयाम ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा ही छोटी है तो सर इसका आयाम कम है, और थोड़ा फैली हुई है तो इसका मतलब इसका आयाम ज़्यादा है। तो इतना हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ से दूसरा पॉइंट समझेंगे कि तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ होती क्या है, सुरंग है ये दो सुरंग, इन दो सुरंगों के बीच की जो दूरी है इसी को हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वेवलेंथ। या तो दो सुरंग के बीच की दूरी ले लो, या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी हम लेंगे, इसको भी हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक तो ये हो गया तरंग दैर्ध्य की तीन परिभाषाएं बोल हम लिख सकते हैं। दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, ये भी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और एक और है कि कोई भी तरंग एक पूर्ण दोलन के दौरान जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब तुम ये वाली कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ण दोलन हुआ है, यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी होगी, ये वाली दूरी यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ कंप्लीट दोलन हुआ है, तो यहाँ तक की अगर हम दूरी लेंगे तो ये भी तरंग दैर्ध्य ही कहलाती है। तो तरंग दैर्ध्य की तीन परिभाषाएं हमें समझ में आ रही हैं। एक परिभाषा कि सर दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दूसरी, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या हम ऐसे बोलेंगे कि एक पूर्ण दोलन के दौरान कोई तरंग जितनी दूरी तय करती है सर उतनी दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये हमें याद रहे। तो हम यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट लिखेंगे, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ बोलते हैं, WAVELENGTH, वेव लेंथ। इसकी क्या परिभाषा होगी, तो इसकी परिभाषा तो हमने बता दी तीन है, तो हम यहाँ लिख देते हैं दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों गर्तों के बीच की दूरी ही तरंग दैर्ध्य
दैर्ध्य कहलाती है। ये समझ में आ गया। इसकी एक परिभाषा और, एक पूर्ण दोलन के दौरान तरंग द्वारा तय की गई दूरी। इसको हम थोड़ा सा इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे क्योंकि ये कथन निष्कर्ष में एक बार पूछी जा चुकी है, तो हम इसको यहाँ पर एंड करके एक परिभाषा और लिखेंगे कि एक पूर्ण दोलन में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया। एक पूर्ण दोलन के दौरान कोई तरंग जितनी भी दूरी कवर करेगी उसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अब हम बात करें सर इसका मात्रक है क्या है, तो तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो भी हम मीटर बोल सकते हैं कि सर हम इसको भी मीटर में माप लेंगे। अगला है सर, इसका व्यक्त किससे करते हैं, तो इसको व्यक्त करने के एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसका नाम है लैम्डा, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम तरंग इस लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें, ये एक तरह की दूरी ही तो है जो तरंग चल रही है, तो एक पूर्ण दोलन में जितनी दूरी कवर कर लेगी वही लैम्डा होती है। तो हम जानते हैं सर दूरी का फॉर्मूला होता क्या है, सर दूरी बराबर होता है चाल और गुणा होता है समय। ये हम अच्छे से जानते हैं कि सर दूरी का ये फॉर्मूला होता है, गणित में पढ़ा है। अब हम दूरी को हम यहाँ पर बोलेंगे सर लैम्डा, क्योंकि अगर कोई दूरी तय कर रही है तो उसको हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। तरंग दैर्ध्य बराबर, यहाँ v होगी चाल, उस तरंग की चाल, और समय, यहाँ समय होता है आवर्तकाल। कोई तरंग चल रही है तो वो जो समय है उस समय को आवर्तकाल कहा जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो v की वैल्यू निकलेगी v बराबर लैम्डा बट्टे टी। अब ये जो है ना एक बट्टे आवर्तकाल वो आवृत्ति होता है, तो हम यहाँ पर इसको और आगे लिख सकते हैं v बराबर एन मतलब आवृत्ति, एन लैम्डा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रहे कि तरंग की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो तरंग की चाल का फॉर्मूला होता है v बराबर एन इंटू लैम्डा, जहाँ एन इसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा यहाँ तरंग दैर्ध्य है। आवृत्ति देता है सवाल में और तरंग दैर्ध्य भी देगा, फिर पूछ लेगा कि बताइए तरंग की चाल कितनी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। या फिर तरंग की चाल देगा और इन दोनों में से कोई एक देगा तो तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। ये फॉर्मूले पर डायरेक्ट सवाल आता है। ये इसमें 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, 3 में से 2 वेरिएबल वो सवाल में देता है, तीसरा वो पूछ लेता है। तो ये फॉर्मूला हमको डायरेक्ट याद रहे तो हमें ये समझ में आएगा सर ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है। एक तीसरा पॉइंट आएगा आवर्तकाल। तो एक काम करिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आवर्तकाल, चलो यहाँ लिखते हैं आवर्तकाल, यहाँ लिख सकते हैं, जगह है यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे तीसरा जो है वो है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड, TIMEPERIOD। ये सर टाइम पीरियड क्या होता है, तो जैसे मान लो कोई तरंग है, तरंग अगर चल रही है तो एक पूर्ण दोलन के दौरान जितना भी समय लेगी वो एक पूर्ण दोलन करने में, वह समय ही उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि किसी तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय ही उस तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। तो इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड इसका मात्रक होता है। तो हम इसको व्यक्त किससे करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सर इसको जो व्यक्त करेंगे कैपिटल टी से, और इसका जो मात्रक होता है सेकंड इसका ये मात्रक है, आवर्तकाल का मात्रक। आवर्तकाल का एक फॉर्मूला भी होता है, टी बराबर 1/आवृत्ति। तो अगर लिखना चाहो तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सर टी बराबर
1 बट्टे आवृत्ति मतलब n, 1/n, ये हो गया। तो 3 हमको यहाँ से समझ में आए कि सर एक आयाम क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है और आवर्तकाल क्या होता है। अब एक लास्ट बचा है, वो इम्पोर्टेंट है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। चौथे नंबर पर आएगा ये, चौथे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर था आवृत्ति, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी, ये और रह गया फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी को समझना है, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो अभी मैंने आवर्तकाल बताया था कि एक पूर्ण दोलन में जितना समय लगाएगा उसको हम बोलेंगे आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होती है कि एक सेकंड में जितने पूर्ण दोलन हो जाएंगे उनकी संख्या को आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड के दौरान कोई तरंग जितने पूर्ण दोलन कर लेगी उनकी संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। तो हम वो भी परिभाषा लिख सकते हैं कि एक सेकंड में पूर्ण दोलनों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। तो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर f से, मतलब इसको व्यक्त किससे करते हैं, व्यक्त करने के लिए या तो स्मॉल n या फिर स्मॉल f का इस्तेमाल हम इसको कर लेते हैं। फॉर्मूला अगर देखेंगे तो सर n ऊपर आ जाएगा तो t नीचे आ जाएगा। इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक होता है प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज, हर्ट्ज इसको बोलते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं कि सर आवृत्ति कहाँ ज़्यादा हो सकती है और कहाँ कम हो सकती है। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर बनाई एक तरंग, ये बना दी, और दूसरी तरंग हमने बनाई है इस तरह से। तो हम तरंग देखकर बता देंगे कहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो देखो यहाँ से मान लीजिए इतने बीच में 1 सेकंड हो पाई है, तो यहाँ तो सर ये 2 ही बार ऊपर नीचे गया। इसका मतलब यहाँ तक मान लो अगर 1 सेकंड कंप्लीट हुई है इतने बीच में, तो इतना ही लंबा रास्ता यहाँ कवर किया। ये 1 सेकंड मान लिया कि सर 1 सेकंड है, और 1 सेकंड की यहाँ पर भी ये लाइन है। यहाँ 1 सेकंड में मात्र 1 दोलन हो रहा है, और यहाँ सर 1 सेकंड में कई दोलन हो गए। इसका मतलब ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और यहाँ फ्रीक्वेंसी ये कम है। तो हम चित्र देखकर भी बता सकते हैं कहाँ पर आवृत्ति ज़्यादा है और कहाँ पर कम होती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एफ, तो यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ पर एफ मिनिमम है। तो हमें ये 4 पॉइंट भी समझ में आ गए कि सर आयाम क्या होता है, तरंग हमारे सामने है, आयाम हम समझ गए, तरंग हमारे सामने है, तरंगदैर्घ्य हम समझ गए, वेवलेंथ क्या होती है, चित्र देखकर भी हम वेवलेंथ बता सकते हैं, और हम आयाम को भी चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कहाँ आयाम ज़्यादा है और कहाँ पर आयाम कम है। अगर हम बात करें आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की, तो हम डायग्राम देखकर, तरंग का डायग्राम देखकर बता सकते हैं कहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और कहाँ कम है। भाई 1 सेकंड में जहाँ ज़्यादा दोलन हो जाएंगे वहीं पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जहाँ कम दोलन हो पाएंगे वहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये हमें समझ में आया कि सर तरंग आखिरकार क्या होती है। आज हमने समझा तरंग होती क्या है, तरंग को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और तरंग किस चीज़ का स्थानांतरण करती है। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, हम 1 मिनट में अभी फ्लैशबैक में बताते हैं। पहला कि तरंग होती क्या है, तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, तरंग क्या करती है, सर ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, किस रूप में करती है, देखो विस्थापन के रूप में मैंने बताया था, वेग की फॉर्म में बताया था, संवेग की फॉर्म में बताया था, और घनत्व की फॉर्म में बताया था। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है, विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में हमने बताया था, तो वो भी वहाँ पर हम समझ गए। अगला हमने बताया था कि तरंग को सर इस पूरे संसार में जितनी भी तरंगें होती हैं 2 तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो सर श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ेगी, या फिर वो संपीड़न और विदलन के रूप में आगे बढ़ेगी। अगर देखो यहाँ से तो हमने आयाम समझ लिया। यहाँ आयाम क्या होता है, यहाँ आयाम होता है ये जो लाइन है जितनी आगे पीछे, जिसका ये जो रेंज है, ये इसकी साम्यावस्था से, साम्यावस्था से जितना अधिक इधर चली जाएगी वहाँ फिर वापस लौट के आ जाएगी, तो वो इसका आयाम। ये जो होती है ये वाली, इनका जो आयाम होता है वो इस तरह से होता है। ये आयाम इन्होंने कवर कर लिया। तो इसका आयाम ऐसे होता है 36, और इसका होता है ऊर्ध्वाधर आयाम। ये हमें समझ में आ गया। तो ये जो 4 इसकी टर्मिनोलॉजी थी ये भी हमें पता चल गया। अब इसके बाद आएगा कि तरंगों के सर प्रकार वगैरह, तो वो आज की क्लास में नहीं हो पाएगा। हम आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। तो हमने कहा था 4 क्लास में तरंग खत्म होगी, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इससे आगे का हम इससे आगे वाली क्लास में करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।